दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद तनावपूर्ण स्थिति से, जहां यान झेंग को सजा देने का आदेश दिया जा चुका है। सैनिक अपने लॉर्डशिप के आदेश का पालन करने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन तभी मिसेज फैन आगे आती हैं और अपने पति यान झेंग की सजा को रोकने की कोशिश करती हैं। पर शाही चिकित्सक साफ कहती हैं, जो भी सजा दी जा रही है उसमें उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें पता था कि मिसेज फैन ने कैदी को वहां से हटाया था, लेकिन उन्होंने इस बात की जानकारी अधिकारियों को नहीं दी। इसलिए अगर यान झेंग दोषी है तो वह खुद को भी उतना ही दोषी मानती है, लेकिन लॉर्डशिप उससे पूछना है कि आखिर उसकी क्या गलती है। पर शाही चिकित्सक बताती हैं कि वह जानती थी कि मिसेज फैन ने कैदी को अपने तरीके से वहां से निकाला था और उन्होंने उसे रोकने की में से सूचना देने की बजाय चुप रहना चुना, इसलिए सैन्य नियमों के अनुसार वह भी दोषी हैं। तभी काउंसलर मिसेज फैन के पक्ष में बात रखते हैं। वे बताते हैं कि जिस समय मिसेज फैन ने सैन्य आदेश का उल्लंघन किया, उसी समय उसने एक बेहद महत्वपूर्ण काम भी किया था। शी युए ने अपने कुछ बेहद शक्तिशाली सैनिकों को भेजकर गुफा की दीवार तोड़ने की कोशिश की थी, ताकि सुई युआनशिंग को छुड़ाया जा सके। अगर मिसेज फैन समय पर सुई युआनशिंग को वहां से नहीं ले जाती तो दुश्मन शायद उसे बचाने सफल हो जाता। यानी मिसेज फैन ने नियम जरूर तोड़ा था, लेकिन उसी कार्रवाई की वजह से एक महत्वपूर्ण कैदी सुरक्षित रहा। इसलिए काउंसलर का मानना था कि उसकी गलती के मुकाबले उसका काम ज्यादा महत्वपूर्ण था। आखिरकार लॉर्डशिप यान झेंग को इस बार माफ कर देता है और यहीं से कहानी का माहौल अचानक बदल जाता है। अब सेना के बीच मिसेज फैन की बहादुरी के किस्से फैलने लगते हैं। सैनिक आपस में उसकी ताकत और कारनामों की बातें करते हैं। कोई कहता है कि उसने 50-60 कैटी वजन वाली नमक की बोरियां एक साथ उठा ली थीं। कोई कहता है कि वह एक हाथ में नमक की बोरी और दूसरे हाथ में पूरा भुना हुआ मेमना लेकर दौड़ सकती है। फिर किसी की बात सुनकर पता चलता है कि वो रिवर कैंप में मिसेज फैन ने अकेले 300 कैटी वजन उठाया था, लेकिन दूसरा सैनिक तुरंत उसे सुधारता है और कहता है कि एक टोकरी ही 300 कैटी की थी और मिसेज फैन ने ऐसी 2 टोकरियां उठा ली थी, यानी पूरे 600 कैटी। अब सैनिकों को विश्वास ही नहीं होता कि कोई महिला इतनी ताकतवर हो सकती है। इसी दौरान वे पहचान लेते हैं कि सामने मौजूद लोग वही लोग हैं जिन्होंने मिसेज फैन के साथ मिलकर कारनामे किए थे। उन्हें मजाक में पिग स्क्वाड यानी पिग बुचर स्क्वाड कहा जाता है। फिर मिसेज फैन के पुराने किस्से सुनाए जाते हैं। बताया जाता है कि वह कभी लिनान टाउन में कसाई का काम करती थी और एक थप्पड़ में बड़े से बड़े सुअर को बेहोश कर देती थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उसने अकेले कई डाकुओं का सामना किया था और शहर के फाटक तक को लात मार कर खोल दिया था। लेकिन इन बहादुरी के किस्सों के बीच एक चिंता की खबर भी सामने आती है। लोग बताते हैं कि मिसेज फैन के पति यान झेंग गंभीर रूप से घायल है। वह खून की खांसी कर रहे हैं और शायद उनकी हालत बहुत खराब है। इसी वजह से लोग समझते हैं कि मिसेज फैन इस बार जो मांस लेकर आई हैं, वह अपने पति के लिए उनकी आखिरी पसंद का खाना बनाने के लिए लाई हैं। यह सुनकर सभी उसके प्रति और भी सम्मान महसूस करने लगते हैं। इसके बाद कहानी मिसेज फैन और उसके साथियों के बीच एक हल्के फुल्के पल पर आती है। एक लड़की खाना पकने की खुशबू से वहां पहुंचती है। मिसेज फैन उसे बताती है कि लैम्ब सूप थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा और वह उसके लिए एक कटोरा निकालेगी। तभी बेहोल्डेन वहां पहुंचती है और बातचीत के दौरान मिसेज फैन से उसके बारे में फैल रही अफवाहों के बारे पूछती है। बेहोल्डेन पूछती है कि क्या यह सच है कि मिसेज फैन ने एक लात में शहर का फाटक तोड़ दिया था, और क्या उसने मटन इसलिए चुराया ताकि अपने घायल पति के लिए आखिरी खाना बना सके। मिसेज फैन इन बातों को सिर्फ अफवाह बताकर टाल देती हैं। वह कहती है कि लोग बातें बनाते रहते हैं और अगर ये बातें मार्क्वेस ऑफ वुआन तक पहुंच गई तो शायद वह उन लोगों के सिर कटवा दे। लेकिन मिसेज फैन के मन में अब मार्क्वेस ऑफ वुआन के लिए पहले जैसी नाराजगी नहीं है। वह मानती है कि उसने सैन्य नियम तोड़े थे। उसके हिसाब से सेना में भी नियम होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कसाई के काम में होते हैं। उसने अपनी मर्जी से कार्रवाई की और अगर उस समय मदद नहीं पहुंचती तो शायद वह सुई युआनशिंग के साथ ही मर जाती। इसलिए वह वादा करती है कि आगे से वह सैन्य आदेश का पालन करेगी और जहां हमला करने का आदेश मिलेगा वहीं हमला करेगी।
बेहोल्डेन भी उसकी सोच से प्रभावित होती है और मजाक में कहती है झिंग ने पिछले कई जन्मों में अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उसे ऐसी पत्नी मिली है। इसके बाद मिसेस फैन यान झिंग के लिए लैम्ब सूप और दूसरी चीजें तैयार करती है। वह खुद उसे कटोरे में खाना परोसती है और स्वाद चखने के लिए कहती है। अब माहौल काफी शांत और भावुक हो जाता है। यान झिंग खाना शुरू करता है और मिसेस फैन उसे ज्यादा खाने के लिए कहती है ताकि उसकी चोट जल्दी ठीक हो सके। तभी यान झिंग उससे पूछता है कि क्या वह खुद नहीं खाएगी। मिसेस फैन मुस्कुराकर कहती है कि खाना बनाते समय ही उसने काफी खा लिया था। दोनों के बीच बातचीत में उनके रिश्ते की गहराई दिखाई देती है। यान झिंग मानता है कि मार्क्विस ऑफ वुआन ने उन्हें डांटकर सही किया था, क्योंकि उनकी जान बचना सिर्फ किस्मत की वजह से हुआ। मिसेस फैन भी मानती है कि अब वह पहले वाली जिद्दी लड़की नहीं रही। यान झिंग उसे याद दिलाता है कि लिनान में वह अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन मिसेस फैन कहती है कि इतने अनुभवों के बाद वह अब वही साधारण बुचर गर्ल नहीं रही जो सिर्फ सुअर काटना और मांस बेचना जानती थी। वह मजाक में कहती है कि अगर आखिर में उसे सुई युआनछिंग को अच्छी तरह सबक सिखाने का मौका मिल जाए तो वह सैन्य नियम भी मान सकती है। यान झिंग उससे वादा करता है कि आगे वह उसकी हर बात मानेगा। मिसेस फैन उसे याद दिलाती है कि वह अभी घायल है और उसे दोबारा सजा नहीं मिलनी चाहिए। यान झिंग जवाब देता है कि वह मार सह सकता है। इसके बाद बातचीत भविष्य की तरफ मुड़ती है। मिसेस फैन बताती है कि काम करते समय उसकी मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से हुई थी। वह व्यक्ति बोलने में भले ही कठोर था, लेकिन उसका दिल अच्छा था। उसने मिसेस फैन को बचाने के लिए अपनी लाइफ एंड डेथ लॉट तक बदल ली थी। यान झिंग मजाक में कहता है कि जब वह आगे चलकर बड़ा अधिकारी बनेगा तो उस बूढ़े व्यक्ति को पदोन्नति दिलाएगा। मिसेस फैन तुरंत पूछती है कि क्या उसे इतना भरोसा है कि वह एक दिन जनरल बन जाएगा। यान झिंग मजाक में कहता है कि अगर जनरल से भी ऊपर का पद मिल गया तो। मिसेस फैन पूछती है उससे भी ऊपर। यान झिंग कहता है मार्क्विस या लॉर्ड। मिसेस फैन तुरंत खुश होकर सोचती है कि अगर यान झिंग मार्क्विस बन गया तो वह खुद मार्चियोनेस बन जाएगी, और वह साफ कहती है कि इतनी अच्छी चीज कोई मूर्ख ही ठुकराएगा। लेकिन इसी खुशहाल पल के पीछे युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अगली बातचीत में सेना के काउंसलर को खबर मिलती है कि लुचेंग से एक अर्जेंट डिस्पैच आया है। लॉर्ड सांगशिन शायद अपनी मुख्य सेना इकट्ठी कर रहा है और इस युद्ध को जल्दी खत्म करना चाहता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि शी यूए और रिबेल्स अब सुई युआनछिंग को बचाने के लिए पहले की तरह सावधानी बरत रहे। पहले उन्हें डर था कि सुई युआनछिंग को नुकसान हो सकता है, इसलिए वे अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं करते थे। इसी वजह से केवल 1000 सैनिक 30,000 सैनिकों को रोक पा रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। दुश्मन ने सुई युआनछिंग की जान की ज्यादा परवाह करना लगभग छोड़ दिया है। इसका मतलब साफ है, एक बड़ी लड़ाई अब बहुत करीब है। यूए और उसके साथी इस बात को लेकर भी परेशान है कि हेयर अपरेंट खुद युद्ध में खतरा उठाने को तैयार है। उसने पहले ही कह दिया है कि उसकी जान की चिंता न की जाए और योजना के अनुसार हमला किया जाए। लेकिन समस्या यह है कि हेयर अपरेंट को अगर कुछ हो गया तो भले ही युद्ध जीत लिया जाए, भविष्य में उनका बचना मुश्किल होगा। आखिरकार फैसला होता है कि अगले दिन पूरी ताकत से हमला किया जाएगा। अगर मौका मिला तो हेयर अपरेंट को बचाया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो शे झेंग का सिर लॉर्ड के पास ले जाना होगा। इसके बाद कहानी फिर मिसेस फैन के कैंप में आती है। उसके साथियों में से एक उसे अपनी जमा की हुई सारी रकम देकर कहता है कि अगर वह युद्ध में मारा जाए तो यह पैसा उसकी छोटी बहन तक पहुंचा देना। मिसेस फैन उसे डांटती है और कहती है कि ऐसी मनहूस बातें मत करो। वह भरोसा दिलाती है कि जिस तरह वह सबको यहाँ तक सुरक्षित लेकर आई है, उसी तरह वह सभी को वापस घर भी लेकर जाएगी। वह कहती है कि कोई पीछे नहीं छूटेगा, लेकिन युद्ध अब शुरू होने वाला है। सैनिकों को असेंबल होने का आदेश मिलता है। हेडमास्टर गोंगसुन से पूछा जाता है कि क्या युद्ध की सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। वह भरोसा दिलाता है कि सब कुछ तैयार है। इसी दौरान उसे गो मैनुअल द मिस्ट्री ऑफ क्यूआई दिया जाता है और उसे सुरक्षित रखने के लिए कहा जाता है। वातावरण में एक अजीब भावुकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि अगले कुछ घंटे किस्मत का फैसला कर सकते हैं। इसके बाद सैनिक युद्ध के लिए निकलने लगते हैं।
मिसेस फैन यान झेंग से मिलती है। उसकी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, लेकिन वह फिर भी खुद को युद्ध के लिए तैयार दिखा रहा है। मिसेस फैन उससे कहती है कि अगर जरूरत पड़े तो वह उसकी जगह युद्ध में चली जाएगी। यान झेंग उसे मना करता है और कहता है कि उसकी अपनी चोटें अभी ठीक नहीं हुई हैं। वह युद्ध में ठीक से तलवार भी नहीं उठा पाएगी। मिसेस फैन फिर भी चिंतित है। वह यान झेंग से कहती है कि बस वापस लौट कर आना। यान झेंग भी उससे यही कहता है कि उसका इंतजार करे, लेकिन मिसेस फैन के मन में एक और योजना बन चुकी है। उसे पता है कि यान झेंग घायल हालत में युद्ध में जाएगा तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। इसीलिए वह यान झेंग को दवा देकर बेहोश कर देती है। जब यान झेंग सो रहा होता है, मिसेस फैन उसकी जगह खुद सैनिकों के साथ युद्ध के लिए निकलने का फैसला करती है। उसके साथी यह देखकर हैरान रह जाते हैं। वे कहते हैं कि युद्ध कोई खेल नहीं है, वहाँ किसी भी समय मौत सामने आ सकती है। लेकिन मिसेस फैन साफ कहती है कि वह यान झेंग को मरे नहीं दे सकती। वह यह भी जानती है कि अगर यान झेंग युद्ध में नहीं गया तो उसे डेजर्टर समझा जा सकता है। इसलिए वह उसकी जगह सैनिकों की लाइन में शामिल होने का फैसला करती है। उसकी योजना बेहद खतरनाक है। वह कहती है कि बैटलफील्ड में मौका मिलते ही किसी मरे हुए सैनिक के कान काटकर दुश्मन को मारने का सबूत दिखा देंगे, ताकि ऊपर वालों को लगे कि उन्होंने भी युद्ध किया था। लेकिन तभी एक अधिकारी उनकी बात सुन लेता है और पूछता है कि वे आखिर किस यूनिट से हैं। मिसेस फैन जवाब देती है कि वे 3rd बटालियन ऑफ द लेफ्ट गार्ड आर्मी से हैं। लेकिन अधिकारी चौंक जाता है। वह कहता है कि लेफ्ट गार्ड आर्मी में 3rd बटालियन नाम की कोई यूनिट है ही नहीं। अब खतरा बढ़ जाता है। तभी जनरल वू वहां पहुंचते हैं। जनरल वू को पूरी सच्चाई पता चल जाती है कि यान झेंग घायल है और मिसेस फैन उसकी जगह युद्ध में जाने की कोशिश कर रही है। मिसेस फैन जनरल वू से अनुरोध करती है कि वह इस बात को नजरअंदाज कर दे। वह कहती है कि अगर वह युद्ध से वापस आकर मेरिट्स हासिल कर लेती है तो बाद में यान झेंग पर कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। जनरल वू उसे समझाता है कि वह कितनी बड़ी गलती कर रही है। आज की लड़ाई में यान झेंग की भूमिका शायद छोटी हो, लेकिन फिर भी वह महत्वपूर्ण है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यान झेंग को दी गई नॉकआउट ड्रग इतनी तेज है कि वह लंबे समय तक बेहोश रहेगा। उधर बैटलफील्ड से खबर आती है कि शी यूए ने वैनगार्ड की लाइन में सेंध लगा दी है। लेफ्ट गार्ड आर्मी को तुरंत रीइंफोर्समेंट के लिए भेजा जाता है। अब युद्ध वास्तव में शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ मिसेस फैन को युद्ध के बीच में भेज दिया जाता है। उसे और उसके साथियों को रिजर्व बटालियन में शामिल होना पड़ता है। उसके साथी डर रहे हैं। कोई कहता है कि सामने की स्थिति बहुत खराब है। मिसेस फैन कहती है कि युद्ध के दौरान उससे अलग मत होना और अगर स्थिति बहुत खराब हो जाए तो उसके पीछे छिप जाना। वे पूछता है कि क्या युद्ध खत्म होने के बाद वे घर जाकर ठीक से खाना खा पाएंगे। मिसेस फैन कहती है पहले जिंदा रहना जरूरी है। फिर अचानक धुंध छा जाती है, लेकिन यह सामान्य धुंध नहीं है। सैनिकों को धुंध के अंदर खून दिखाई देता है। सभी को अलर्ट रहने का आदेश मिलता है। तलवारें बाहर निकलती हैं और देखते ही देखते युद्ध शुरू हो जाता है। चारों तरफ चीख पुकार, घोड़ों की आवाज और हथियारों की टकराहट सुनाई देती है। मिसेस फैन भी पीछे नहीं हटती। वह दुश्मनों पर हमला करती है और अपनी पूरी ताकत से लड़ती है। उधर यान झेंग आखिरकार बेहोशी से जाग जाता है। उसे पता चलता है कि मिसेस फैन ने उसे दवार सुलाया था। वह तुरंत समझ जाता है कि मिसेस फैन उसकी जगह युद्ध में चली गई है। अब वह चिंतित हो जाता है। उसे खबर मिलती है कि फ्रंट लाइन पर स्थिति बहुत खराब है और शी यूए ने सुई युआनछिंग को पीछे छोड़कर शीहू को सेना की लाइन तोड़ने का मौका दिया है। यान झेंग अपनी हालत की परवाह किए बिना आर्मर पहनने का आदेश देता है। उसे युद्ध में जाना ही होगा। इधर बैटलफील्ड में मिसेस फैन लगातार लड़ रही है। वह दुश्मनों के बीच घुसकर हमला करती है और सैनिकों का हौसला बढ़ाती है। शीहू उसे चुनौती देता है और मार्क्विस ऑफ वुआन को सामने आने के लिए उकसाता है। वह मिसेस फैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह छोटी सी नाइफ लेकर युद्ध में आई है और वह उसे आज कुचल देगा। लेकिन उसने मिसेस फैन को कम आंक दिया है। मिसेस फैन पूरी ताकत से उस पर हमला करती है। कुछ ही देर में दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला होता है।
और आखिरकार खबर आती है, शीहू मारा गया। सेना में जीत की खुशी फैल जाती है। सैनिक चिल्लाने लगते हैं, शीहू मर गया, हम जीत गए। लेकिन तभी सभी की नजर एक तरफ जाती है। मार्क्विस ऑफ वुआन बैटलफील्ड की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। सैनिक उसे देखकर नारे लगाने लगते हैं। मिसेस फैन भी उसकी तरफ देखती है और यही कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक जाती है, क्योंकि पूरे एपिसोड में जिस मार्क्विस ऑफ वुआन की चर्चा होती रही, अब वही युद्ध के मैदान में सामने आ चुका है। मिसेस फैन ने अपने पति यान झेंग को बचाने के लिए उसकी जगह युद्ध में कदम रखा था, लेकिन अब यान झेंग भी अपनी बेहोशी से जाग चुका है और बैटलफील्ड की ओर बढ़ रहा है। दूसरी तरफ दुश्मनों की योजना पूरी तरह बदल चुकी है और युद्ध का असली खेल अब शुरू होने वाला है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मिसेस फैन और यान झेंग अब आमने सामने आने वाली इस स्थिति को कैसे संभालेंगे। क्या मिसेस फैन को पता चलेगा कि उसने जिसे बचाने के लिए खुद युद्ध में कदम रखा, वह भी उसके पीछे बैटलफील्ड तक पहुंच चुका है? और क्या यह जीत वास्तव में युद्ध का अंत है या फिर असली खतरा अभी बाकी है? क्योंकि शीहू की मौत से एक लड़ाई जरूर जीती गई है, लेकिन दुश्मन की पूरी योजना अभी खत्म नहीं हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जब सुई युआनछिंग की सुरक्षा पहले जैसी प्राथमिकता नहीं रही, तो अगला हमला पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसी सस्पेंस के साथ हमें आगे की कहानी के लिए छोड़ देता है। तो दोस्तों, इस एपिसोड में एक तरफ हमें मिसेस फैन की बहादुरी देखने को मिली, तो दूसरी तरफ यान झेंग और मिसेस फैन के रिश्ते की गहराई भी सामने आई। मिसेस फैन ने सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए उसकी जगह युद्ध में कदम नहीं रखा, बल्कि उसने यह साबित कर दिया कि उसके लिए प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर सामने खड़े होकर खतरा अपने ऊपर लेना भी है। वहीं यान झेंग भी पहली बार पूरी तरह समझता दिखाई देता है कि मिसेस फैन को रोकना आसान नहीं है। लेकिन आगे की कहानी में दोनों का यह रिश्ता युद्ध की आग में कितना मजबूत रहता है, यही देखने वाली सबसे बड़ी बात होगी। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको मिसेस फैन और यान झेंग की जोड़ी कैसी लग रही है। क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, असल युद्ध तो अब शुरू हुआ है।